नमस्ते। एक सवाल। कभी सोचा है कि किसी विशाल लाइब्रेरी या बड़े डेटाबेस के समंदर में से लाखों किताबों और आर्टिकल्स के बीच एकदम सही जानकारी आखिर मिलती कैसे है? मतलब थोड़ा जादू जैसा लगता है ना? पर इसके पीछे कोई जादू नहीं, बल्कि एक बहुत ही कमाल का मैकेनिज्म काम करता है, जिसे हम सब्जेक्ट इंडेक्सिंग कहते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम ज्ञान को व्यवस्थित करने के इस मैकेनिक्स को थरोली और डीपली समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले फटाक से अपना रोड मैप देख लेते हैं। हम स्टार्ट करेंगे सब्जेक्ट इंडेक्सिंग की बेसिक डेफिनेशन से, फिर पेपायरस से लेकर कंप्यूटर्स तक का लंबा सफर, कैटलॉगिंग और इंडेक्सिंग में आखिर क्या फर्क है, इसका पूरा प्रोसेस कैसे काम करता है, एग्जॉस्टिविटी और स्पेसिफिसिटी का वो डेलिकेट बैलेंस, और लास्ट में देखेंगे कि इस सिस्टम की सक्सेस को मेजर कैसे करते हैं। ये काफी एकेडमिक और कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, पर हम इसे बिल्कुल आसान और दिलचस्प बनाएंगे। ओके, तो सीधे डाइव इन करते हैं हमारे पहले पॉइंट पर, जो है डिफाइनिंग सब्जेक्ट इंडेक्सिंग। दरअसल ये जो इंडेक्स शब्द है ना, ये लैटिन भाषा के शब्द इंडिकेरे से आया है। इसका सीधा सा मतलब होता है इशारा करना, गाइड करना या लोकेट करना। इसे ऐसे समझिए कि एक इंडेक्स किसी अनजान जगह पर एक एक्सपर्ट गाइड की तरह होता है। डॉक्यूमेंट्स और इन्फॉर्मेशन के विशाल समुद्र में ये आपको भटकने से बचाता है और बिल्कुल सही जानकारी तक ले जाता है। सच कहा जाए तो बिना सही इंडेक्स के किसी भी डेटा को ठीक से ढूंढना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। राइट, तो बेसिक मतलब हमने समझ लिया। अब हिस्ट्री की थोड़ी बात करते हैं कि आखिर फ्रॉम पेपायरस टू कंप्यूटर्स तक हम पहुंचे कैसे। ये टाइमलाइन सच में माइंड ब्लोइंग है। पहली सेंचुरी में ना प्राचीन रोम में लोग पेपायरस स्क्रोल्स पर छोटी छोटी स्लिप्स लगा देते थे ताकि उन्हें पूरा खोले बिना ही समझ आ जाए कि अंदर क्या है। फिर 15वीं सेंचुरी आई, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज खुली और अल्फाबेटिकल इंडेक्सिंग का एक नया दौर शुरू हुआ। 1876 का साल लाइब्रेरी साइंस के लिए गेम चेंजर था। चार्ल्स अमी कटर और मेलविल ड्यूई ने अपने फाउंडेशनल रूल्स पब्लिश किए, जिन्होंने पूरी दिशा ही बदल दी। और फिर 1950s आते आते टेक्नोलॉजी ने ऐसी छलांग लगाई कि CIA ने मशीन से बनने वाली कीवर्ड इंडेक्सिंग यूज करना शुरू कर दिया। इंसानी ज्ञान इतनी तेजी से बढ़ा ना कि पेपायरस की स्लिप से लेकर कंप्यूटर एल्गोरिथम्स तक एक लंबा सफर तय करना ही पड़ा। अब आते हैं एक ऐसी चीज पर जिसमें बड़े बड़े एकेडमिक्स भी अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, कैटलॉगिंग और इंडेक्सिंग के बीच का मूल फर्क। इसे सिंपली माइक्रो वर्सेस मैक्रो के नजरिए से देखते हैं। कैटलॉगिंग का मेन फोकस होता है मैक्रो डॉक्यूमेंट्स पर, यानी एक पूरी किताब या रिपोर्ट का ओवरऑल सब्जेक्ट बताता है कि भाई किताब बेसिकली किस बारे में है। पर इंडेक्सिंग फोकस करती है माइक्रो डॉक्यूमेंट्स पर। ये उस किताब या जर्नल के अंदर बिल्कुल गहराई में जाकर उसके कंटेंट्स को एनालाइज करती है। कैटलॉगिंग आपको उस बुक तक तो ले आएगी, पर उस बुक के अंदर आखिर कौन कौन से स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट्स या थॉट्स छिपे हैं, ये डिटेल सिर्फ इंडेक्सिंग के जरिए ही बाहर आती हैं। तो सवाल यह है कि इस माइक्रो लेवल पर आखिर काम होता कैसे है। लेट्स डीपली अंडरस्टैंड द इंडेक्सिंग प्रोसेस। एक बात क्लियर कर लें, इंडेक्सिंग कोई ऑटोमेटेड कॉपी पेस्ट जॉब नहीं है। ये एक हाईली इंटेलेक्चुअल ह्यूमन ड्रिवन प्रोसेस है। इसके दो मेन स्टेप्स होते हैं। पहला, कंसेप्चुअल एनालिसिस, जहां डॉक्यूमेंट को केयरफुली पढ़कर उसके प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट्स को आइडेंटिफाई किया जाता है। और दूसरा स्टेप है ट्रांसलेशन। अब देखिए, कॉन्सेप्ट्स तो खुद में इंडिपेंडेंट और आज़ाद होते हैं ना, लेकिन उन्हें ढूंढने लायक बनाने के लिए एक स्पेसिफिक इंडेक्सिंग लैंग्वेज में बहुत ही ध्यान से ट्रांसलेट करना पड़ता है। और इस प्रोसेस को ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट करता है अर्ली 1950s का ये एग्जाम्पल। ये JEL फराडाने का रिलेशनल इंडेक्सिंग एनालिट है। यहां ध्यान दीजिए कि कैसे केमिस्ट्री और एनसाइक्लोपीडिया को एक स्पेसिफिक रिलेशनल ऑपरेटर के थ्रू आपस में लिंक किया गया है। ये इस बात का प्रूफ है कि इंडेक्सिंग में सिर्फ सही टर्म्स चुनना काफी नहीं है, बल्कि उन शब्दों के बीच का आपसी रिश्ता, उनका लिंक समझना कितना ज्यादा मैटर करता है। लेकिन थोड़ी सीरियस बात, सुनने में ये जितना स्ट्रक्चर्ड लगता है, रियल लाइफ में ये प्रोसेस उतना ही ज्यादा ट्रिकी है। जरा सोचिए ना, कॉम्प्लेक्स मल्टीवर्ड सब्जेक्ट्स, यूजर्स की अलग अलग मल्टी डिमेंशनल डिमांड्स, ऐसे शब्द जिनकी स्पेलिंग सेम है पर मीनिंग्स एकदम अलग हैं। और सबसे बड़ा हेडेक, अलग अलग इंडेक्सर्स के बीच कंसिस्टेंसी मेंटेन करना, क्योंकि हर इंसान की सब्जेक्टिविटी अलग होती है और शब्दों के मीनिंग्स बदलते रहते हैं। ये एक परफेक्ट इंडेक्स बनाने के प्रोसेस को इंतहाई चुनौतीपूर्ण बना देता है। इन्हीं चैलेंजेस को समझते हुए अब एक ऐसे जरूरी कॉन्सेप्ट पर आते हैं जो हर इंडेक्सर के लिए एक टाइट रोप वॉक या डेलिकेट बैलेंसिंग एक्ट की तरह है। बेसिकली इंडेक्सिंग के दो बहुत ही ऑपोजिट पिलर्स होते हैं। पहला है एग्जॉस्टिविटी। इसका मतलब है कि डॉक्यूमेंट के अंदर के हर छोटे से छोटे टॉपिक को भी इंडेक्स में शामिल किया जाए। यह बिल्कुल समुद्र में एक बड़ा सा जाल फेंकने जैसा है। इससे इंफॉर्मेशन और रिकॉल तो बढ़ जाता है, पर बहुत सारे इररेलेवेंट या फालतू डॉक्यूमेंट्स भी गलती से सामने आ जाते हैं।
उसके ठीक ऑपोजिट है स्पेसिफिसिटी। ये एक बिल्कुल नुकीले तीर जैसा है, जहां इंडेक्स टर्म एग्जैक्ट टॉपिक से पॉइंट टू पॉइंट मैच करता है। इससे प्रिसिजन तो एक्सट्रीम हो जाती है, पर डर ये रहता है कि प्रोसेस में कोई ब्रॉड लेकिन रेलेवेंट डॉक्यूमेंट छूट ना जाए। इन्हीं दोनों ताकतों के बीच एक परफेक्ट बैलेंस बिठाना ही एक सक्सेसफुल इंडेक्स की पहचान है। तो ठीक है, इंडेक्सर ने अपनी पूरी मेहनत और दिमाग लगा दिया, पर आखिर में ये मैथमेटिकल तौर पर डिसाइड कैसे होगा कि सारी मेहनत सक्सेसफुल रही या नहीं? लेट्स जंप इनटू मेजरिंग रिट्रीवल सक्सेस। अब जो बात हम करने वाले हैं वो सच में फैसिनेटिंग है। इसे हिट्स वर्सेस नॉइज मैट्रिक्स कहते हैं और इस मैट्रिक्स को थोड़ा बारीकी से समझते हैं। जब भी आप किसी डेटाबेस में कोई कमांड या सर्च देते हैं, 4 तरह के रिजल्ट्स आते हैं। हिट्स यानी वो रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स जो सिस्टम ने सक्सेसफुली ढूंढ लिए। नॉइज वो इरेलेवेंट कचरा जो फालतू में स्क्रीन पर आ गया। मिसेस वो जरूरी चीजें जिन्हें सिस्टम ढूंढने में नाकामयाब रहा। और आखिर में विदहेल्ड यानी वो इरेलेवेंट चीजें जिन्हें सिस्टम ने बहुत बढ़िया तरीके से फिल्टर करके बाहर ही रोक दिया। इन चारों फैक्टर्स को देखकर ही पता चलता है कि एक सिस्टम एक्चुअली में कितना पावरफुल है। और इस मैट्रिक्स से 2 बहुत ही क्रूशियल मैथमेटिकल रेशियोज निकलते हैं। पहला है रिकॉल रेशियो। इसका फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल है। डेटाबेस में टोटल कितने रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल थे और उनमें से सिस्टम कितने हिट्स को रिट्रीव कर पाया। बेसिकली रिकॉल का काम है सही और काम की जानकारी को सिस्टम के फिल्टर से अंदर आने देना। ये परसेंटेज जितना ज्यादा हाई होगा, सिस्टम की रिकॉलेबिलिटी उतनी ही जबरदस्त मानी जाएगी। दूसरा अहम फॉर्मूला है प्रिसिजन रेशियो का। ये इफेक्टिवली बताता है कि सिस्टम ने टोटल जितने भी डॉक्यूमेंट्स रिट्रीव किए हैं, उनमें से एक्चुअल हिट्स या सही डॉक्यूमेंट्स का परसेंटेज क्या है। प्रिसिजन किसी भी सिस्टम की सबसे नाजुक क्षमता है। अगर प्रिसिजन कम है तो नॉइज बढ़ जाएगी, और नॉइज बढ़ने का मतलब है यूजर का वक्त बर्बाद होना। इसलिए बेकार की जानकारी को रोकना उतना ही जरूरी है जितना सही जानकारी को अंदर आने देना। और अब इस पूरे गहरे विश्लेषण को रैप अप करते हुए एक बहुत ही बड़ा और सोचने पर मजबूर करने वाला सवाल सामने आता है। अगर इंफॉर्मेशन को इंडेक्स करने का ये पूरा मैकेनिक्स इंसानी समझ, सब्जेक्टिविटी और शब्दों के गहरे मीनिंग्स पर इतना हेविली डिपेंड करता है, तो क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कभी शब्दों का बिल्कुल सटीक, डीपली ह्यूमन मतलब समझ पाएगा? नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के इस करंट एडवांस दौर में क्या एआई सच में इस स्ट्रिक्टली ह्यूमन ड्रिवन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस को टोटली मास्टर कर सकती है? ये एक ऐसी चर्चा है जो माइंड को सीधा ट्रिगर करती है और हम सबको आगे सोचने पर मजबूर करती है। आज के इस एक्सप्लेनर का हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।